हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है और आज हम एक और नए लेक्चर को अपलोड करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के साथ। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और जो हमारे क्लास 11th के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम एक नया बॉन्ड पढ़ने वाले हैं। जो नेक्स्ट टाइप हमने बॉन्ड पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास तीन टाइप के बॉन्ड्स जो हैं वो आते हैं, आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट और दूसरा हमारे पास आता है कोवैलेंट और तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, डेटिव बॉन्ड आता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये वो बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, और शेयरिंग सिंस अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, इसलिए हमारे पास ये तीन टाइप का डिवाइड होता है। पहला आता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा आता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा क्या आता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। लेट अस अंडरस्टैंड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कहते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, पर टोटल वन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, या फिर वन इलेक्ट्रॉन ईच एटम शेयर करता है। वन इलेक्ट्रॉन ईच, एक एटम जो है वो क्या करता है, शेयर करता है, राइट। तो टोटल मिलाकर दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या फिर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। Let us take up few examples. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या लिख दी, वन। हमारे पास एक और हाइड्रोजन आ गया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, वन। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। टू बिकम स्टेबल दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर, और शेयर करने के बाद अपना ड्यूप्लेट क्या कर देते हैं, कंप्लीट। सिंस दोनों H एटम के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए हमने यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो ये जो सिंगल डैश है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। लेट अस टेक अप क्लोरीन का मॉलिक्यूल। वैसे तो सारे हैलोजन ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन हम क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमारे पास इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक और क्लोरीन का एटम है, उसके भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हमने पढ़ा था कोसेल लुईस कंसेप्ट के हिसाब से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करता है टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेंगे ताकि अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा कर सके। मेजॉरिटी केसेस में ऑक्टेट होता है, हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ड्यूप्लेट। तो ये देखिए इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक उसने दूसरे क्लोरीन से शेयर कर लिया। ये हो गए क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, एक उसने दूसरे क्लोरीन से शेयर कर लिया और दोनों ने अपना ऑक्टेट पूरा कर दिया, 288 एंड 288। सिंस दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। चलिए और देखते हैं मॉलिक्यूल्स कौन सा इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं HCl। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2, 8, 7। तो इसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे शेयर, जिससे क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 और क्लोरीन क्या हो गया 288। और सिंस दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। अब हम ले रहे हैं कुछ अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलकर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे। हम बात करते हैं पानी की। हमारे पास हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 2,6। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टू बिकम स्टेबल ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए हम 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आ गया हमारा ऑक्सीजन जिसके पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक उसने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक उसने दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। इस हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट जो है वो पूरा कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और उसके पास 2 लोन पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते आ रहे हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो हमारे पास लोन पेयर और कौन होते हैं, बॉन्ड पेयर्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमारे पास है हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 3। इसलिए हम 3 हाइड्रोजन के एटम्स लेते हैं। कैसे, ये देखिए, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, और यहाँ पर 5th इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन के साथ एक शेयर कर रहा है। हर हाइड्रोजन के एटम ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। आप देख सकते हैं, और नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो टेक्निकली अगर हम ड्रॉ करें, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर आता है और 3 बॉन्ड पेयर आते हैं। आई होप आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया।
let us understand next type of covalent bond, that is double covalent bond. तो अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ईच शेयर हो रहा है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन ईच शेयर होंगे. लेट अस टेक अप एन एग्जांपल डबल कोवैलेंट बॉन्ड का. हम बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,6. तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दूसरा ऑक्सीजन भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करता है, एंड टू बिकम स्टेबल दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं. ये हो गए पहले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन. तो इस ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इस ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड. साथ में लोन पेयर्स हैं जो हम दिखा रहे हैं. इट इज़ गुड टू शो लोन पेयर्स जब आप लुईस स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, काफ़ी फायदा होता है. राइट. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एक और मॉलिक्यूल आता है, दैट इज C2H4. इसको हम कहते हैं ईथीन, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है 10th के अंदर. ईथीन. अब इसके अंदर 2 कार्बन एटम है. तो चलिए कार्बन के पहले इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं. बैलेंस कितने हैं? 4. एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6. तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आता है? 2 4. एंड सिंस 2 कार्बन है तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और टोटल मिला के हाइड्रोजन 4 है, तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया. अब सिंस हम डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं जिसके अंदर देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या टोटल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो जरा देखते हैं ये शेयरिंग आती कैसे. ये पहला कार्बन आ गया जिसके पास उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया. तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट जो है वो पूरा कर लिया. अब हम दूसरे कार्बन को लेकर आते हैं जिसके पास खुद भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. इस वाले हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया. एंड लेट अस सी हाउ कार्बन एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है. 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गए, 2 इधर से आ गए, और ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया 2,8. सिमिलरली यहां से शुरू हुए, ये देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया. तो जब भी आप सर्कल ड्रॉ करें टू शो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, ध्यान रखिएगा कि उस सर्कल के अंदर 2 या फिर उस सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8. तो अगर हम देखें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है. So this
becomes example of double bond, राइट। हालांकि इसके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, पर एग्जाम्पल जो है ये डबल बॉन्ड का कहलाता है या बन जाता है, राइट। तो आई होप आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर देयर इज अ शेयरिंग ऑफ 3 pairs of electron और 6 electrons each, 3 electrons each, टोटल मिला के 6 electrons होते हैं। Let us first take example नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 2,5, और इसके पास कितने हो गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा नाइट्रोजन जो है उसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उसकी भी क्या हो जाएगी 2,5, एटॉमिक नंबर कितना है 7। अब टू बिकम स्टेबल हर नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो इस नाइट्रोजन के ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 वो दूसरे नाइट्रोजन से शेयर कर रहा है, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। सेम गोज विद द अदर नाइट्रोजन, खुद के उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वो दूसरे से शेयर कर रहा है, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड क्या आ गया, नाइट्रोजन साथ में हर एक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर, तो देयर इज अ बॉन्ड पेयर ऑल्सो, देयर इज अ लोन पेयर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इथाइन। इथाइन भी हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2,4, तो आप 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस 2 हैं तो आपने 2 कार्बन एटम ले लिए। हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर कहता है 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो आपने 2 हाइड्रोजन ले लिए। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये रहा हमारा पहला कार्बन जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये रहा हमारा दूसरा कार्बन जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट पूरा हो गया। और इस कार्बन ने 3 दूसरे कार्बन से शेयर किए, एक हाइड्रोजन से शेयर किया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। इस कार्बन ने भी 3 एक कार्बन से शेयर किए और 3 दूसरे कार्बन से शेयर किए, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो फाइनली हमारे पास आ गया H सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सो ये था हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, और अगर आ गया तो लेट अस अंडरस्टैंड कि थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको हम कहते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। अभी तक हम देख रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पहला एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा भी 2 करता है। तीसरा अगर 3 शेयर करता है तो तीसरे को भी कुल मिला के 3 शेयर करने पड़ते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली शेयर करें या फिर वो अपने और ज्यादा एटम्स ले आए। पर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन होती है। आई रिपीट, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर एक ऐसा बॉन्ड बने जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन
किसी एक एटम को ही बिलोंग करते हों तो उस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड कहते हैं। कैसे पढ़ते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ओजोन का। अब ओजोन किससे बनता है? O2 प्लस तीसरा ऑक्सीजन। तो O2 जब हमने ड्रॉ किया तो अगर आपको याद होगा इनके बीच में डबल बॉन्ड आ चुका होता है, और यहां पर हमारे पास एक तीसरा ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर रहे हो, लूज भी कर रहे हो, लेकिन फाइनली हर एटम के पास ऑक्टेट होना चाहिए। अगर हम देखें इसका ऑक्टेट पूरा है, अगर हम देखें इसका भी ऑक्टेट दूसरे वाले ऑक्सीजन का पूरा है, लेकिन थर्ड वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर ये वाला ऑक्सीजन अपने भी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करा देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए तीसरा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बिना पार्टिसिपेट कराए साथ वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। अब आपके पास मॉलिक्यूल क्या आ गया? ज़रा ध्यान से देखिए। पहला ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया 1 लोन पेयर, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस ऑक्सीजन के अपने पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे। सिंस ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए। सिंस ये वाला इलेक्ट्रॉन तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो आइडियली इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन को दे दिया। इस वजह से ये डेटिव बॉन्ड होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्मली हम डेटिव बॉन्ड में एरो ड्रॉ कर देते हैं बताने के लिए कि इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, पर हमारे कोर्स में डेटिव बॉन्ड नहीं है तो वो एरो शो नहीं करते, वो सिंपली ऐसे लिख देते हैं। अब आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, कुछ गलत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता। सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं। सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ड्रॉ कर दी। अब ऑक्सीजन सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो ऑक्सीजन का सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसे तो सल्फर के भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए यहां पर ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर भी ऑक्टेट पूरा कर लेता है। लेकिन यहां पर तो अभी एक और ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इस सल्फर के और इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हुए किसी और दूसरे एटम के साथ शेयरिंग में, तो ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएंगे। इस वजह से
दूसरे ऑक्सीजन को अपना कोई पर्सनल इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करना पड़ता और वो सल्फर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो आइडियली अगर हम देखें, शेयरिंग ऐसे हुई कि हर एलिमेंट का ऑक्टेट फाइनली पूरा हो गया। आप इसको ऐसे लिखिए या आप एरो मत दिखाइए, आप सिंपली एक सिंगल बॉन्ड दिखा दीजिए। तो ये जो बॉन्ड है इनके बीच में ये डेटिव बॉन्ड है, क्योंकि इस डेटिव बॉन्ड के अंदर एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपने अमोनियम कैटायन नाम सुना है? अमोनियम कैटायन कैसे बनता है? अमोनिया और H पॉजिटिव मिलाकर। अभी हमने पीछे अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था सिंगल बॉन्ड में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा है और नाइट्रोजन का भी अपना ऑक्टेट पूरा है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके ये आ गए और 3 बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस नाइट्रोजन के बीच में और इस H के बीच में बॉन्ड बनता है कैसे, जरा ये देखिए। नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H पॉजिटिव को दे देता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। बाकी सब तो एज इट इज वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये नाइट्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को दिया, और सिंस उसने दिया तो इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, ये हमने एरो दिखा दिया। सिंस हमारे कोर्स में डेटिव बॉन्ड नहीं है तो हम इस एरो को नहीं दिखाएंगे, हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई दिखा सकते हैं, राइट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन रहा है। आपको एक और बड़ा मज़ेदार स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाते हैं, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब भाई लुईस स्ट्रक्चर है तो कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये हो गया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ये हो गया ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। और कार्बन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, शेयर। लेकिन कार्बन के तो 6 हो गए, पर ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8। अब ऐसा क्या हो कि ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहें और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, तो ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां पे डेटिव बॉन्ड बना लेता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा।
तो अब ऐसे में कार्बन के पास भी कितने हो गए? 8, और ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए आफ्टर शेयरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ वन डेटिव बॉन्ड? तो आइडियली कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जिस्टेंस जो है वो कुछ ऐसे होती है, पर हमारे कोर्स में डेटिव बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रिपल बॉन्ड के तरीके से दिखा देते हैं, राइट? तो आई होप आपको डेटिव बॉन्ड समझ में आया। तो डेटिव बॉन्ड इंडिविजुअली भी बन सकता है, डेटिव बॉन्ड किसी के साथ भी बन सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि आप इलेक्ट्रॉन लूज करो, गेन करो, शेयर करो, और शेयर भी कैसे भी करो, हर एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में फाइनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एज ऑक्टेट रूल, या फिर अगर हाइड्रोजन है तो उसके पास कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं ड्यूप्लेट रूल। तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, राइट? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है हमें? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑक्टेट रूल। कहते हैं ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट स्टेबल होना चाहते हैं, ऑक्टेट अटेन करना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस जैसे। इसने हमको ये भी बताया कि भाई जिन जिन का ऑक्टेट रूल आ रहा है वो एटम स्टेबल होते जा रहे हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कॉन्सेप्ट ने हमें यह भी बताया कि कैसे एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास इसमें एक्सेप्शंस आते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट तो करते हैं पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। कैसे? पहला, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल से कम हैं और वो अच्छे खासे नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे BeCl2। अगर आप बेरिलियम को देखो, अगर बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है, लेकिन बेरिलियम का ना तो ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है ना ही ऑक्टेट पूरा हो रहा है। इनफैक्ट बेरिलियम के पास 2 बॉन्ड्स आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है हमें नहीं पता चला। सिमिलरली बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो बोरॉन का सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। जैसे बेरिलियम के अंदर यहां पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, यहां पे बोरॉन में 6 बन रहे हैं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कुछ नेचर में ऐसा ही है, जिसके शेयरिंग के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे थे कि शेयरिंग के बाद उनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जैसे NO। अगर हम NO मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में
एक ट्रिपल बॉन्ड आता है और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सिंगल है, तो नाइट्रोजन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? ऐसे ही NO2 के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा होता है विद शेयरिंग एंड विद डेटिव बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन के पास सारी शेयरिंग के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो नाइट्रोजन इसको एक्सप्लेन या ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड एक्सेप्शन, कुछ तो मॉलिक्यूल्स के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा निकल आए, जैसे PCl5, SF6, IF7, इनके पास शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा है। कैसे? अगर मैं PCl5 की बात करूं तो उसके पास एक सिंगल बॉन्ड है Cl के साथ, एक सिंगल बॉन्ड है Cl के साथ, एक सिंगल बॉन्ड आता है ऐसे, और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड आता है Cl के साथ, एक सिंगल बॉन्ड आता है Cl के साथ। अगर आप देखो इसके पास शेयरिंग के बाद फास्फोरस के पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड शेयरिंग के बाद इसके पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। IF7 शेयरिंग के बाद इसके पास 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये सब कैसे हो रहा है? ऑक्टेट रूल इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो हमने एक्सेप्शन में डाल दिए, हालांकि काफ़ी हद तक उन्होंने काफ़ी मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो इसलिए अब हमारे पास कुछ आते हैं ड्रॉबैक्स ऑक्टेट रूल के। पहला ड्रॉबैक, सबसे खतरनाक, सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होना चाहते हैं, नोबल गैस के जैसा बनना चाहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन कर रहे हैं, तो फिर नोबल गैसेस खुद कंपाउंड्स क्यों बना रही हैं? जेनॉन एक नोबल गैस है जो बना रही है जेनॉन ट्राइऑक्साइड, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन डाइफ्लोराइड, और भी नहीं, यही नहीं और भी होते हैं, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन डाइऑक्साइड डाइफ्लोराइड। अब ये सब क्यों है? ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नोबल गैसेस खुद क्यों कंपाउंड्स बना रही हैं। सेकेंड ड्रॉबैक, अब मॉलिक्यूल स्टेबल तो हो गए, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है किसी के कंपैरेटिवली, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम 2-3 मॉलिक्यूल 4-5 मॉलिक्यूल देखें तो विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, ऑक्टेट रूल के पास इसका क्लैरिफिकेशन नहीं था। थर्ड मेजर ड्रॉबैक, पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। हर कंपाउंड की नेचर में एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, पर हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हम तो सिंपल प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं, जैसे मर्जी ड्रॉ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे ऑक्टेट रूल के। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। कहते हैं ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, अगर जरूरत है। H2S पानी की तरह है। सेंट्रल एटम देखो कौन है? सल्फर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 6। हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट दिया,
पूरा किया, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट पूरा किया और सल्फर ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या आ गया, H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, और बाद में हम सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर दिखा देते हैं। तो अगर आप टेक्निकली इसको देखो तो पानी की तरह इसकी शेप आ रही, मतलब पानी की तरह कॉन्सेप्ट बन रहा है। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14 और कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 284। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। टू बिकम स्टेबल इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसीलिए ये क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए हमने 4 क्लोरीन ले लिए। तो अब आप ज़रा देखिए, ये है सिलिकॉन का पहला इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है अपने पर्सनल। ये रहा सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा सिलिकॉन का थर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रहा क्लोरीन का फोर्थ एटम और वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। आप देख सकते हैं सिलिकॉन ने एक एक करके अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किए और अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्लोरीन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हर क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया। BeF2 बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2,2, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन को 1 चाहिए, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का शेयर होता है बेरिलियम के साथ। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया यहां पर। और बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो टेक्निकली हम ये कहते हैं कि बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, एक एक फ्लोरीन को दे दिया। देन हम बात करते हैं कार्बोनेट की। तो कार्बन, इसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर करे, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। दूसरे ऑक्सीजन के साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उस ऑक्सीजन के पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से गेन किया, इस वजह से इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये जो माइनस चार्ज है वो इसकी वजह से आ रहा है। ऐसा ही तीसरे ऑक्सीजन के साथ जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 उसने भी बाहर से गेन किया, माइनस चार्ज आ गया। हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया
और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करें, गेन करें, शेयर करें, डेटिव बॉन्ड बनाएं, ऑक्टेट बनना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीथेनोइक एसिड की। अब इसके अंदर एक कार्बन एटम है जिसके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन H के साथ शेयर कर लिया, तो H का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। फिर इस कार्बन का इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है और इस ऑक्सीजन के भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फाइनली एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी फाइनल ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जिसके पास 2 लोन पेयर आते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन का एक और ऑक्सीजन के साथ जिसके पास भी ऊपर 2 लोन पेयर आते हैं और बाद में सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। आई होप आपको समझ में आया कैसे लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्टेट रूल। आई होप आपसे ये हो सकता है ना? एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन, जो हमने अभी पढ़ा है। तो बच्चों, आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया है। काफ़ी नई चीज़ सीखी आपने, डेटिव बॉन्ड। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और अगले साल भी। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स जिनको दिक्कत परेशानी आ रही है केमिस्ट्री समझने में, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, I think it is a good time to subscribe because the chapter is very important. So to get regular notification updates, I think it's better to subscribe the channel. ठीक है ना? And if in case you have some demand also for a particular topic, please do share with me. I will definitely help you for that. So thank you from my side. Bye bye from School of Science.